स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर। इस क्लास में मैं सेमेस्टर 3 CC 7 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के प्रारंभिक विजयों के प्रारंभिक विजय या प्रारंभिक जीत के संबंध में उल्लेख करेंगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ तो जापान ने इटली, जर्मनी आदि धुरी राष्ट्रों का साथ दिया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ देने के बाद उसकी मांगों को पूरा नहीं किया गया था। इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसने धुरी राष्ट्रों का साथ दिया था। वह जानता था कि पूर्वी एशिया में उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में रूस, इंग्लैंड और अमेरिका सबसे बड़ी बाधा थी। सोवियत रूस की सीमाएं मंगोलिया और मंचूरिया से मिलती थी। साथ ही चीन के साम्यवादियों से भी रूस के अच्छे संबंध थे। अतः जापान को पूर्वी एशिया में रूस से होने वाले विरोध की लगातार आशंका रहती थी। चीन में ब्रिटेन का भी विशेष स्वार्थ था। हांगकांग पूर्वी एशिया में ब्रिटिश शक्ति का केंद्र था। इसके अलावा प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित कैलिफोर्निया तथा फिलीपीन द्वीप समूह पर अमेरिका का अधिकार था। अतः पूर्वी एशिया में जापान को रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के विद्रोह की आशंका थी। रूस के विरुद्ध अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जापान ने 1936 ईस्वी में जर्मनी और 1937 ईस्वी में इटली के साथ संधि की। 1940 ईस्वी में जापान, जर्मनी और इटली के साथ दूसरी त्रिदलीय संधि जापान ने की, जिसके अनुसार जर्मनी और इटली ने पूर्वी एशिया में जापान के आधिपत्य को स्थापित करने से संबंधित मांगों को स्वीकार कर लिया। इसी क्रम में जर्मन नेताओं की सलाह मानकर जापान ने सोवियत रूस के साथ एक तटस्थता संबंधी समझौता भी कर लिया। इस समझौते से जापान की रूस से लगने वाली सीमा सुरक्षित हो गई। 22 जून 1941 को जर्मनी ने जापान से परामर्श किए बगैर ही सोवियत संघ पर सोवियत रूस के विरुद्ध हमला कर दिया, युद्ध की घोषणा की। इस घटना से जापान जर्मनी से नाराज हो गया, क्योंकि उनकी आपसी संधि में यह बात तय थी कि कोई भी देश अगर किसी पर हमला करेगा तो उससे पहले अपने मित्र राष्ट्र को इस संबंध में सूचना अवश्य देगा। जर्मनी के इस कार्य से जापान नाराज हो गया। उसने इसके विरोध स्वरूप अमेरिका से समझौता करने का प्रयास किया, पर अमेरिका ने जापान से समझौता करने के लिए कुछ शर्तें रखी। उसमें कहा गया कि जापान अपनी समस्त सेनाएं चीन, मंचूरिया और हिंद चीन से हटा ले। जापान ने इन प्रस्तावों को युद्ध की धमकी समझा और परिणाम स्वरूप वार्ता आगे नहीं बढ़ी। इस घटना के पश्चात जापान के साथ अमेरिका के संबंध लगातार खराब होने लगे। अमेरिका जापान के विरुद्ध चीन की लगातार सहायता कर रहा था, पर वह तत्काल युद्ध में शामिल होना नहीं चाहता था। मित्र राष्ट्रों के साथ उसके अच्छे संबंध थे और वह हर प्रकार से अस्त्र शस्त्र और पूंजी के द्वारा उन सब की सहायता कर रहा था। दूसरी ओर जापान अमेरिका को युद्ध की तैयारी करने का अवसर नहीं देना चाहता था। इसी निश्चय के साथ 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। पर्ल हार्बर हवाई द्वीप समूह में अमेरिकी नौसेना का मुख्य केंद्र था। जापानी हवाई जहाज़ों और पनडुब्बियों ने तेजी से हमला करके अमेरिका के 7 जंगी जहाज, कई छोटे छोटे जहाज और आधे से अधिक हवाई जहाज़ों को नष्ट कर दिया। इस हमले में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य अधिकारी भी मारे गए। कई लोग बुरी तरह से घायल हुए तथा बहुत से लोगों का इस हमले के बाद पता ही नहीं चल सका। इस आक्रमण के साथ ही जापान और अमेरिका एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए। जापान ने जिस उद्देश्य के लिए पर्ल हार्बर पर हमला किया था वह उद्देश्य पूरा हो गया। पर्ल हार्बर पर आक्रमण के कारण प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना काफ़ी कमज़ोर हो गई
और उसके लिए जापान का प्रतिरोध कर पाना अत्यंत कठिन हो गया। इससे दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी शक्ति के विस्तार में कोई बाधा नहीं हुई। पर्ल हार्बर पर आक्रमण के 8 घंटे के पश्चात ही जापानी सेना ने फिलीपाइंस द्वीप समूह पर हमला किया और वहां जमीन पर खड़े हवाई जहाज़ों को जलाकर नष्ट कर दिया। पर्ल हार्बर पर हमले के पश्चात जापानी सेना तेजी से आगे बढ़ी। उसका लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्वी द्वीप समूह और फिलीपींस पर कब्जा करना था। पर्ल हार्बर के नष्ट हो जाने के पश्चात फिलीपाइंस पर आक्रमण करना भी आसान हो गया था और वहां जापान का अधिक प्रतिरोध करना संभव भी नहीं रहा। 2 जनवरी 1942 को जापान ने पूरे फिलीपीन पर कब्जा कर लिया। इसी बीच जापानी सेना की एक टुकड़ी ने हांगकांग पर भी हमला किया। चीन के पूर्वी तट पर स्थित यह द्वीप ब्रिटिश शक्ति का केंद्र था, क्योंकि उस समय तक यह ब्रिटिश अधिकार में था और 1 शताब्दी से ब्रिटेन के ही कब्जे में था। 25 दिसंबर 1941 को इस द्वीप पर भी जापान का अधिकार हो गया। हांगकांग पर कब्जा करने के बाद जापानी सेना मलाया द्वीप समूह पर और सिंगापुर की ओर आगे बढ़ी। सिंगापुर मलाया के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप था और एक बांध के द्वारा मलाया से जुड़ा हुआ था। जापानी हवाई सेना के हमले में सिंगापुर का सारा नौसैनिक बेड़ा नष्ट हो गया। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर पर भी जापान का अधिकार हो गया। इस विजय के पश्चात जापान के लिए बर्मा और भारत तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। मलाया अभियान के साथ ही जापान ने बर्मा पर भी हमला किया। बर्मा उस समय ब्रिटेन के अधिकार में था। मार्च 1942 में जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया। निचले बर्मा और रंगून पर उसका अधिकार हो गया तथा उसने बर्मा रोड को काटकर भारत से अलग कर दिया। जून 1942 ईस्वी तक पूरे बर्मा पर जापान का अधिकार हो गया। इसके पश्चात जापानी सेना ईस्ट इंडीज द्वीप की ओर आगे बढ़ी। ईस्ट इंडीज के द्वीपों पर उस समय हॉलैंड का अधिकार था। 14 फरवरी 1942 को जापानी सेना ने उन पर हमला आरंभ कर दिया तथा काफ़ी आसानी से ईस्ट इंडीज के द्वीपों पर उसका अधिकार हो गया। इस प्रकार कुछ ही महीनों के अंदर जापान ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव कायम कर लिया। 6-7 महीने के भीतर ही जापानी साम्राज्य उत्तर से सखालीन से दक्षिण में लगभग ऑस्ट्रेलिया तक 4000 मील तक और पश्चिम में बर्मा से पूर्व में गिलबर्ट द्वीप तक 6000 मील की दूरी तक फैल गया। आधुनिक एशिया के इतिहास में यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इससे एशिया में स्वतंत्रता आंदोलन को भी प्रोत्साहन मिला और कई क्षेत्रों में पश्चिमी साम्राज्यवाद का अंत हो गया। थैंक यू।